नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर हम दिल्ली की राजनीति पर चर्चा करेंगे और यह राजनीति बहुत ही जटिल और क्लिष्ट होती जा रही है क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसमें किसी को भी सत्ता में आने के लायक नहीं छोड़ा है। ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी। वैसे तो गोदी मीडिया गाहे बगाहे बहुत सारी चीज़ें बक रहा है अपनी अपनी तरफ से। आज एक चैनल की अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसने कहा है कि 8 तारीख को नरेंद्र मोदी पीएम की शपथ ले लेंगे और आज सारे समर्थन पत्र लेकर के वो राष्ट्रपति से मिलने जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि इस बीच में आपको और एक ताज़ा सूचना दे दूं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही जहाज़ से दिल्ली पहुंचे हैं। तेजस्वी अपने संगठन अपने गठबंधन के लिए मीटिंग में आए हैं और नीतीश कुमार इंडिया एनडीए गठबंधन है उनकी मीटिंग के लिए आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है और भी कई नेताओं से मुलाकात की है। सुबह सुबह लल्लन सिंह ने भी बिहार में पटना में उनसे मुलाकात की थी चुनाव संपन्न हो जाने के बाद। तो ये कई एक चीज़ें चल रही हैं। दूसरा एक बड़ा जो मसला निकल कर आ रहा है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ेंगे। मैं समझता हूँ फिलहाल तो शायद ऐसा नहीं होने वाला। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, लेकिन जो बातें अभी तक जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं के हिसाब से निकल कर आई हैं उसमें ये खंडन जैसी स्थिति पैदा हुई है। केसी त्यागी ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उधर एक टीडीपी के सांसद हैं, उन्होंने भी मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम एनडीए को छोड़ें। तो खैर एक तो बात ये है। दूसरी तरफ ये सबसे बड़ी बात है कि क्या तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया जो नायडू साहब हैं वो इन बातों को भूल जाएंगे कि अमित शाह के रहते, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके रहते उनके घर पे ईडी, सीबीआई और जाने कौन कौन सी इनकम टैक्स सारे लोग पहुंच गए और उन्हें फिर जेल में भी रहना पड़ा। तमाम उनकी बेइज्जती हुई वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। बावजूद इसके उन्होंने सरकार बना ली है और करीब 16 के आसपास उनके एमपी जीत करके आए हैं। उनके मैनिफेस्टो पर भी जिक्र कर देता हूँ। मैनिफेस्टो में उन्होंने 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही थी। क्या एनडीए के साथ जाने के लिए क्या वो आरक्षण की जो बात है उसको वो नकार देंगे कि नहीं अब हम आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे? तो ये तो खैर आगे की बातें हैं। यदि वो नकार भी देते हैं तो भविष्य में उनकी राजनीति का क्या होगा ये हम नहीं कुछ कह सकते। खैर इस बीच ये सारी बातें निकल कर के एक नया जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए क्या होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए देखिए, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कल एक इंटरव्यू में एएनआई को बताया था कि वो नरेंद्र मोदी को जो रोकेगा उसके साथ जा सकते हैं। तो उन्होंने फिलर तो कल छोड़ा था और वो फिलर आज पूरी तरह से छाया हुआ है। ऐसा कोई चैनल नहीं, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं जो उनकी चर्चा नहीं कर रहा हो। खैर उनके 1 या 2 सांसदों से होने वाला भी कुछ नहीं है। लेकिन एक जो नई चीज़ निकल कर के आ रही वो ये है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बावजूद एक तीसरा मोर्चा तैयार किया जाए। ये मैं एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। या तो ये आप ये समझिए कि मेरा काल्पनिक विचार या मेरा दिमाग चल रहा है, ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी यदि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती तो फिर इसके अलावा यही एक विकल्प है। और ये विकल्प ये है कि छोटे छोटे दलों को मिलाकर के वो एक तीसरा मोर्चा बना लें और तीसरे मोर्चे के रूप में वो अपनी बात रखें। बात ये रखें कि भाई आप जो है गृह मंत्री पद से अमित शाह को हटाइए और ये ईडी और इनकी सबकी चीज़ें कहानियाँ हैं, इन सब चीज़ों से को देश के नेताओं को मुक्ति दिलाइए। ये बात एक तैयारी चल रही है। ऐसा भी हो सकता है ये अंदर खाने। तो फिलहाल तेलुगु देशम पार्टी भी अब फूंक फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि उसके जो अध्यक्ष हैं नायडू साहब वो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के। अब देखिए बीजू जनता दल पार्टी को पूरी बीजेपी खा गई एक तरह से।
पहले उनका हाथ पकड़ा और अब उनकी सत्ता ही छीन ली। वहाँ मात्र बीजेडी को एक सांसद मिला है। इसी क्रम में अब वो एक सांसद हैं उसके बीजेपी के, उन्होंने कहा कि भाई स्टालिन हमारे साथ आ सकते हैं। अरे भाई, जब स्टालिन क्यों आएंगे? चूँकि इंडिया गठबंधन में उनका ऑलरेडी तालमेल है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब जो फिलर छोड़े जा रहे हैं वो ये हैं। अभी फ़िलहाल जो मैं आपको बता दूं, ये तो आउट ऑफ बीजेपी पॉलिटिक्स रही, जहां पर खतरे ही खतरे नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अंदरूनी इन द बीजेपी, मतलब बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आरएसएस खाए बैठी हुई है, क्योंकि जेपी नड्डा ने जो उनकी चुनाव के दौरान जो बेइज्जती की है, यह कह कर के कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बैठक में जो आरएसएस के साथ बैठक हुई थी 6वें चरण के आसपास, उसमें 6वें चरण से शायद पहले की बात है, उसमें अमित शाह ने साफ कर दिया था कि हमें 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ला रही है और बाकी सीटें हमारे गठबंधन के लोग लाएंगे और तब हम 400 पार सीटें पाएंगे। 400 पार का नारा निकला। बहुत नारा तो पहले से ही निकला हुआ था शायद, लेकिन वो ये सारी चीज़ें आरएसएस के समझ में आ गई और आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया। आज आरएसएस के हाथ खींचने की बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, कमाल की बात है, आप इस बात को अन्यथा न लें, बहुत सारे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता था, प्रत्याशी निकलता था, बहुत सारे लोग थे, तमाम आरएसएस के लोग मेरे कोठी के सामने से होकर के निकलते और बाकायदे झंडे लिए और अपने गुणगान करते हुए कभी कुछ इस तरह के कार्यक्रम करते थे। और जहाँ भी थोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी कुछ कर लेती थी तो पटाखे छूटने शुरू हो जाते थे। मैं कल से देख रहा हूँ, मेरे को आज अभी 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे में मैंने पटाखा तो क्या, मतलब बम तो क्या, एक पटाखा भी छूटते हुए नहीं देखा। कोई थाली बजाते हुए भी नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार बनाने जा रहा है या एनडीए बहुमत में आ गया। तो इस तरह की कहानी, मैं ये नहीं है कि ये मेरे इलाके की बात है, मैं पूरे और कई शहरों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तमाम लोग मेरे से इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि सन्नाटा छाया हुआ है। बीजेपी कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी 38 साल की पत्रकारिता है, मैं सब जानता हूं कि बीजेपी कहां से निकली है और क्या है। आरएसएस के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं है, वो पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन 10 साल का जो कैरियर था नरेंद्र मोदी का, उसमें आरएसएस को भी उन्होंने पतझड़ बना दिया पूरी तरह से। आरएसएस की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। और अब आज जो स्थिति जनता ने क्लियर कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को उस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि वो किसी काम की पार्टी नहीं है। उसे 238 के आसपास या 240 के आसपास सीटें मिली हैं। अभी भी फाइनल डाटा चुनाव आयोग घोषित नहीं कर रहा है, लेकिन शायद ये सुनने में आ रहा है 292 और 234, 35 या 40 तक इस तरह का एक डाटा चल रहा है। उसी को देख करके हम आपसे बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आरएसएस के हाथ में अब बागडोर है कि वो किसको संसदीय दल का नेता बनाएगी। क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस से माफ़ी मांगेंगे, जो नड्डा ने जो बात कही थी? तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें, इस समय एनडीए की बैठक चल रही है, इस समय इंडिया गठबंधन की भी बैठक चल रही है, और वो मैं समझता हूँ पूरी तरह से इसी बात पर चर्चा है कि क्या होना चाहिए। कांग्रेस दफ्तर में भी पूरी चर्चाएं हैं कि अब क्या करना है, आगे क्या कदम उठाना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस दफ्तर में बाकायदे नीतीश कुमार को बुलावा आ रहा है, नीतीश जी आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। चूँकि इंडिया जो गठबंधन बना था उसके जनक तो वही थे, तो ये एक बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि वापसी होगी इस तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ वापसी होगी, तो सबसे पहले तेलुगु देशम वापसी करेगी और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी करेंगे। तो ये कई एक चीज़ें हैं। इधर कांग्रेस का जो प्लान है, शायद अभी उन्होंने खोला नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चल रहा है वही है कि
2 प्रधानमंत्री बना दिए जाएं, एक तेलुगु देशम से बना दिया जाए, एक जनता दल यूनाइटेड से बना दिया जाए। और यहाँ तक भी बात है कि शायद ये भी कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो क्या नाम है सरबराहकार हैं नीतीश कुमार जी, वो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दें चाहें तो, और इधर आकर के बड़ा पद ले लें कोई। तो ये सारी कहानियाँ भी आ रही हैं। शरद पवार का रोल सबसे अहम है। शरद पवार ने सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी से बात करी थी, उनको अपने काबू में लिया। उसके बाद यहाँ तक ये बात आई है महाराष्ट्र में 7 सांसद जो उनकी जो मूल पार्टी थी शिवसेना, और दूसरा जो उनका भतीजा लेकर के कोई पार्टी बैठा हुआ है वो भी उनकी मूल पार्टी को, उसके सांसद जो जीत करके आए हैं वो सारे के सारे शरद पवार के साथ आने को तैयार बैठे हैं। वो कह रहे हैं हमको इंडिया गठबंधन में शामिल कर दो। ये खबर सवेरे से तैर रही है, मेरे पास आ रही है, मैंने अपने फेसबुक पर भी उसको पोस्ट किया है। और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ज़मीनी है। देखिए आग वहीं लगती है जहाँ धुआं निकलता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। तो ये सारी कहानियाँ हैं। मोदी इस समय जो मोदी ने कल रात को अपना जो स्वागत करवाया, अब तमाम पत्रकारों ने ये कहा कि ये भाई अब जब फूल मालाएँ आ गई हैं, फूल आ गए हैं, बड़ा हार आ गया है, तो हार तो किसी ने पहनाया नहीं, लेकिन जो फूल आ गए हैं उसी हार में से एक फूलों की डलिया बना ली जाए, और फिर जब नरेंद्र मोदी निकले आए जाएं तो उन पर फूल फेंकते जाओ। फूल तो अब वो फूल, मुझे लगता है कल रात को जैसे फूल फेंक रहे थे नरेंद्र मोदी के ऊपर, वो सूल का काम कर रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत हताश हैं। क्योंकि जो पार्टी है, पार्टी 272 का आंकड़ा है जो मूल जो सत्ता में जाने का, उससे बहुत नीचे आ गई। मतलब पिछली बारी 303 थी, उससे पहले 283 थी। तो वो सबसे नीचे आने का मतलब है कि आरएसएस के हाथ में अब पूरी कमान आ चुकी है, और वो कमान आरएसएस चाहेगा वही होगा। आरएसएस गडकरी को चाहेगा, गडकरी पीएम बनेंगे। आरएसएस चाहेगा राजनाथ सिंह पीएम बने तो राजनाथ सिंह पीएम बनेंगे। आरएसएस चाहेगा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम बने तो सीएम बनेंगी, और शिवराज सिंह चौहान सीएम बने मध्य प्रदेश के तो वो बनेंगे। अब की स्थिति बता रहा हूँ। हालांकि अभी मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें चल रही हैं। शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोटों से जीते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब इस समय तो वो नरेंद्र मोदी से भी बड़े नेता हैं, क्योंकि मोदी 1.5 लाख से मात्र से जीते हैं और वो 8.5 लाख से जीते हैं। तो बड़े नेता हैं, वो भी 15 साल 18.5 साल राज किया उन्होंने मध्य प्रदेश में, और इस समय जो जीत हासिल की है वो बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने पूरे प्रदेश में भी बाकायदे प्रचार किया, सारी चीज़ें की, लेकिन उनको इग्नोर करके रखा गया। तो फिलहाल वो आरएसएस के टच में है। आरएसएस ने कल ही राजनाथ सिंह को जेपी नड्डा से मिलने भेज दिया, अध्यक्ष हैं पार्टी के, मिल के आइए और बात करिए क्या है कहानी। तो वो सारी चीज़ें अंदर खाने चल रही हैं। शायद गडकरी ने भी दिल्ली का रुख कर लिया, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और वो भी अपना दावा पेश करेंगे कि मैं संसदीय दल का नेता बनूंगा। इस तरह की कहानी है, और इसमें मैं समझता हूं कि जब तक आरएसएस की कलम नहीं चल जाएगी, टिक नहीं लग जाएगा कि कौन बनेगा संसदीय दल का नेता, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। इधर कांग्रेस पूरा मंथन कर रही है कि कौन कौन में कहाँ हमसे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ली जा सकती हैं। एक एक सांसद का मूल है। पप्पू यादव कांग्रेस के समर्थन करेंगे, नेचुरल है। कांग्रेस में उन्होंने पिछले महीने पार्टी विलय की थी और एक सीट मांगी थी, तो लालू यादव की फैमिली ने वो सीट उनको नहीं लेने दी, अपने कोटे में ले ली। उसके बाद पूर्णिया से फिर भी वो जीत गए, चाहे भले ही 200 या 300 400 से जीते, लेकिन वो जीत गए। इधर आरएलडी का सफाया समझो, एक सीट मिली है केवल। इधर नगीना से एक नया चेहरा निकल करके आया, वो संसद में पहुंचेगा तो मायावती का विकल्प बनेगा वो, मैं जहाँ तक मेरा अपना सोचना है। मायावती बिल्कुल जीरो हो गई है, मायावती का खेल ही खत्म हो गया। पार्टी उन्होंने पूरी गिरवी रख दी बीजेपी के सामने, और फिर भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई अपने अकेले के दम पर। तो बहुत सारी मसल पावर और पॉलिटिकल पावर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तैयारी चल रही है भीतर भीतर, कौन कहाँ किसको दाव चलेगा, पैंतरेबाजी होगी, सारी चीज़ें सामने हैं। इधर शरद पवार और उनकी बेटी भी शायद दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और वो इधर इंडिया गठबंधन से जैसे ही
इशारा मिलेगा, वो 7 सांसद शायद इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये खबर है, और ये खबर मेरे को खुद से नहीं मिली है, कांग्रेस के सूत्रों ने मुझे बताया है, एनसीपी के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं जो नए नए वीडियो आपको इस तरह की एनालिसिस सुना रहा हूँ वो तभी मिलेंगी जब आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सीधे सीधे वीडियो आप तक पहुँचेगा और आप देख सकते हैं, आपका मन करे तो। आप मेरी जो एनालिसिस है उसको आम जनता तक पहुँचाइए, लोगों की आंखें खोलिए कि ये जो वोट पड़ा है अब की बार, ये सत्ता में जो अहंकार आ गया था, उसको अहंकार का जो पर्दा था उसको दूर करने के लिए पड़ा है। भले ही मोदी अभी सरकार बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उससे पहले बाकी जो मुद्दे थे, इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों पर वोट पड़ा है। और इन मुद्दों पर वोट पड़ने की वजह से ही इंडिया गठबंधन भले ही सरकार नहीं बना रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से खुश है कि मोदी को उसकी पॉलिटिक्स का आईना दिखा दिया जनता ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे आगे राष्ट्रपति महोदया क्या करती हैं वो एक कहानी अलग है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति महोदया को कि वो सबसे जो बड़ा गठबंधन है उसको पहले सरकार बनाने की पेशकश कराएं। तो ये तो बात रही। अब वैसे अल्पमत की भी सरकार बन सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति मोदी की मतलब उसमें है कहने में, क्योंकि उनके जरिए ही वो राष्ट्रपति पद पर पहुंची है। तो वो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती हैं। और इसमें एक विकल्प है संविधान में कि आप नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देंगे और उनसे ही पूछेंगे कि वो कब अपना जो फ्लोर टेस्ट है वो कब पूरा करेंगे, कब दिखाएंगे। तो इस पर नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इसमें विकल्प है 6 महीने तक का। 6 महीने तक वो अपना सत्ता चला सकते हैं और विकल्प ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस बीच यदि वो सत्ता में रहे तो फिर वही काम करेंगे जो वो मध्य प्रदेश में करते आए हैं, महाराष्ट्र में करते आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम बने, वो एक बार इसी तरह की फिर कहानियां बने और अगले 5 साल के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए, और वो ऐसी खत्म हो कि 50 वर्ष तक उसका कोई नाम लेने वाला और देने वाला ना पैदा हो। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि उनका स्थायी उपाय हो जाए, क्योंकि जनता की आंखें अभी शायद कम खुली हैं, और फिर जब ये नरेंद्र मोदी और तीसरी बार पीएम बन जाएंगे तो शायद अब की बार फिर खुल सकती हैं। और पॉलिटिकल दल जो अपने आप को बहुत ही 30 मार्खा समझ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को सहयोग कर रहे हैं, उनकी आंखें भी खुल जाएंगी और राजनीति का जो खरखरा है वो भी उनके समझ में आ जाएगा कि राजनीति आखिर होती क्या है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं छोड़ता हूँ, और अगले वीडियो को आने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।